हेलो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं दैट इज़ गोइंग टू बी योर कोरल रीफ। कोरल रीफ जो हैं वो हमारे मरीन इकोसिस्टम में उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने के ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो हमारे लैंड पे होते हैं। तो जैसे हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन द सेम वे कोरल रीफ्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हम लोग जैसे अमेजोन रेन फॉरेस्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? लंग्स ऑफ द अर्थ, लंग्स ऑफ द अर्थ। सो ऐसे ही है जो हमारे कोरल रीफ्स होते हैं, दे आर कॉल्ड रेन फॉरेस्ट ऑफ द मरीन और रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियंस। तो दे आर सो सो इम्पोर्टेंट। कोरल रीफ्स की के बारे में जितनी इनकी सिग्निफिकेंस के बारे में बात करो उतना ही कम है। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्टिविटी फ्रॉम द ओशियंस कम फ्रॉम द कोरल रीफ्स। मरीन लाइफ की बात करें तो अबंडेंट मरीन लाइफ यहाँ पे होती है, ठीक है। रिसोर्सेज की बात करें तो अबंडेंट रिसोर्सेज यहाँ पे होते हैं। कोरल रीफ जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर प्रीलिम्स एंड फॉर योर मेंस ऑल्सो। बार बार यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसको डाइसेक्ट करते हैं, कोरल एंड रीफ। देखिए रीफ का मतलब आप समझ सकते हो कि रिलीफ, जो ऐसे रिलीफ फीचर होता है। तो रीफ इज लाइक अ, इट्स लाइक अ रेज्ड प्लेटफॉर्म, रेज्ड प्लेटफॉर्म जिसको रिलीफ बोलते हैं, राइट। इट्स लाइक अ वेरी स्मॉल काइंड ऑफ माउंटेन, ह्यूज भी हो सकती है। तो रिलीफ का मतलब होता है दैट प्लेटफॉर्म विच इज रेज्ड देन द सराउंडिंग एरिया। और कोरल क्या होता है? कोरल इज अ वेरी स्मॉल मरीन ऑर्गेनिज्म जो कोरल होता है, ठीक है। तो लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट द कोरल रीफ। थोड़ा सा पहले मैं आपको जो है ब्लैंक शीट लेके बताऊंगा, देन वी विल कंटिन्यू विद द पीपीटी एंड ऑल दैट, ठीक है। देखिए हमारे ओशंस के अंदर जो है देर इज अ वेरी स्मॉल वेरी फ्रजाइल एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम होता है पोलिप, जिसका नाम होता है पोलिप, ठीक है। एंड इट इज नॉट ऑटोट्रोफ, दिस इज हेट्रोट्रोफ। तो इट्स ए वेरी स्मॉल वेरी फ्रजाइल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ये खुद से सर्वाइव नहीं कर सकता बिकॉज दिस इज नॉट ऑटोट्रोफ। तो इट नीड्स फूड, इट नीड्स फूड, इट कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड, सो इट विल टेक हेल्प ऑफ सम अनदर ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रोफिक हो, जो फोटोसिंथेसिस कर सकता हो, ठीक है। सो देर इज अनदर ऑर्गेनिज्म, देर इज अनदर ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं जूजेंथली, उसका नाम होता है जूजेंथली, ठीक है। अब ये जूजेंथली जो है इट इज अ काइंड ऑफ अलगे जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है और ये अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर सकता है। सो दिस इज योर ऑटोट्रोफ। बट दिस जूजेंथली नीड्स शेल्टर to survive and polyp needs food to survive, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होगा? देयर वुड बी अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी इंटरेक्शन में हम लोगों ने पढ़ लिया था। म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है बायोटिक इंटरेक्शन, ठीक है। तुम मुझे कुछ दो, मैं तुम्हें कुछ दूंगा, तो देयर वुड बी अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन बोथ। तो नाउ दे विल हैव अ म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो जूजेंथली क्या करता है? जूजेंथली जो है इसका जो आउटर सेल होता है, आउटर सेल पे जाके अपने आप को सेटल डाउन करता है यहां पे आउटर सेल में, ठीक है। एक चीज और आपको मैं यहां पे पहले बताना चाहूंगा कि जो हमारा कोरल होता है, कोरल जो होता है इट कैन यूज द सोल्ट विच इज डिजोल्व इन ओशन वाटर। तो सोल्ट का यूज कर सकता है। जैसे ये हमारा पोलिप है, ये पोलिप है, ठीक है। नाउ इट्स अ वेरी फ्रजाइल वेरी 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 टाइनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ये सर्वाइव करने के लिए क्या है, ये अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टेड लेयर को, ऐसे प्रोटेक्टेड लेयर बनाता है अपनी बॉडी के चारों तरफ, ठीक है। और ये जो प्रोटेक्टेड लेयर होती है ये होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट की प्रोटेक्टेड लेयर होती है। जो हमारे ओशन वाटर के अंदर जो कैल्शियम होता है, ठीक है, उसका यूज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है। तो उनको यूज करने के बाद जो है अपने चारों तरफ एक लेयर बनाता है, प्रोटेक्टेड लेयर। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इट्स अ हार्ड शेल,
वेरी हार्ड। जैसे हमारे जो टीथ होते हैं ये भी कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, हमारी जो बोन्स होती हैं इनके अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो क्योंकि ये अकेला खुद से सर्वाइव नहीं कर सकता, तो ये अपने चारों तरफ जो है प्रोटेक्शन क्रिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट तो इसने बना दिया, लेकिन इसके पास फूड नहीं है। फूड इसको कौन प्रोवाइड कराएगा? जूजेंथली इसको फूड प्रोवाइड कराएगा। तो जूजेंथली क्या करता है, इसकी आउटर लेयर पे अपने आप को सेटल डाउन करता है, इसके आउटर लेयर पे अपने आप को सेटल डाउन करता है। तो इट्स ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जूजेंथली फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है, जूजेंथली फोटोसिंथेसिस करता है और इसको फूड प्रोवाइड कराता है, और ये जूजेंथली को शेल्टर प्रोवाइड कराता है। तो इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब क्योंकि जूजेंथली जो है फोटोसिंथेसिस करता है, तो इसकी बॉडी इसमें जो है क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल है ना, फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है। तो जूजेंथली जो है डिफरेंट कलर का हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है, तो डिफरेंट कलर का होता है हमारा जूजेंथली। मोस्टली ग्रीन होता है बट डिफरेंट कलर का भी हो सकता है, ठीक है। अब वहां पे कोई एक पोलिप तो नहीं है, देर आर मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ द पोलिप्स। नाउ अब ये जो पोलिप है, तो ये पोलिप हमेशा तो इट विल नॉट बी अलाइव, तो डेफिनेटली इट विल डाई। तो जब ये पोलिप डाई हो जाता है, व्हेन दिस पोलिप डाइज, तो व्हाट हैपन्स, पोलिप तो मर गया, लेकिन जो पोलिप का जो आउटर कवर होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इट विल स्टे देयर ओनली। Suppose there are like hundreds of kilometers away, there are billions and trillions of small polyps. They will have their outer cover which is made up of calcium carbonate का जो हार्ड शेल होता है। तो वो जब पोलिप मर जाते हैं, तो उनका जो हार्ड शेल होता है, उनका जो स्केलेटन होता है, वो वहीं पे सेटल डाउन हो जाता है। अब वो जब स्केलेटन सेटल डाउन हो जाता है, इसके ऊपर दूसरे पोलिप आके रहने लगते हैं, सेकंड लेयर। सेकंड लेयर जब खत्म हो जाती है तो थर्ड लेयर के ऊपर जो है फोर्थ लेयर। तो ऐसे लेयर टू लेयर जो है वो पोलिप्स जो हैं, पीछे पुराने पोलिप्स जो हैं वो उनकी डेथ होती रहती है, नए पोलिप्स उसके ऊपर ग्रो करते रहते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके ये जो कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो पोलिप्स की कॉलोनी है, ये कॉलोनी का जो है वो रेज होने लगती है, वर्टिकली रेज होने लगती है। और जब वो रेज जो प्लेटफॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड योर कोरल रीफ, दैट इज योर कोरल रीफ। सो इट्स अ, देखा जाए तो इट्स अ वेरी स्मॉल एंड वेरी इजी प्रोसेस टू अंडरस्टैंड, ठीक है। देयर वर हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ द पोलिप्स, दे हैड देयर हार्ड शेल। तो जूजेंथली के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था उनका। तो वो जब मर जाते हैं तो वो नीचे ही वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। इसके ऊपर जो है फिर सेकंड लेयर आती है, सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर आती है, थर्ड के ऊपर फोर्थ लेयर आती है। तो ऐसे जो ये प्लेटफॉर्म रेज होने लगता है फ्रॉम द सराउंडिंग, और इस रेज प्लेटफॉर्म को ही क्या बोलते हैं? कोरल रीफ्स। अब इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, कि ऐसा नहीं है कि 2-4 साल में ये ऐसे कोरल रीफ बन जाएगा। नो, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू ग्रो सच ए वास्ट कॉलोनी, ठीक है। इसी को बोलते हैं कोरल रीफ। दिस इज योर कोरल रीफ। तो गेटिंग दिस पॉइंट। तो प्रोसेस तो बहुत सिंपल है, प्रोसेस तो बहुत सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। तो इस तरह के इसको देखिए, ये हमारी कोरल रीफ की पिक्चर है। आप लोगों ने कोई मोबाइल वगैरह में एक्वेरियम की ये जो इस तरह की कभी ना कभी स्क्रीनशॉट भी लगाया होगा। कैन यू सी दिस इज सो कलरफुल एंड दिस इज सो मच फुल ऑफ लाइफ ऑल्सो, है ना। दिस इज योर कोरल रीफ, दिस इज योर कोरल रीफ, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जो चीज़ मैंने वही, ये आप जो यहाँ पे नीचे सेकंड पिक्चर में देख रहे हो, ये है आपका पोलिप्स। तो ये पोलिप्स के चारों तरफ आप यहाँ पे देख रहे हो, ये हैं आपके जूजेंथलीज, ठीक है, जूजेंथली। तो जो इनका जो आउटर शेल होता है, यहाँ पे जूजेंथली अपने आप को सेटल डाउन करते हैं, जूजेंथली, ठीक है। तो कोरल रीफ, कैल्शियम कार्बोनेट का जो इनका स्केलेटन होता है, कैलकेरियस स्केलेटन जिसको बोल सकते हो, तो जो मर जाते हैं तो वो वहीं पे सेटल डाउन हो जाता है। दे लीव देयर स्केलेटन बिहाइंड एंड न्यू वंस ग्रो, ठीक है। तो इट टेक्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड फाइनली जो है कोरल रीफ डिवेलप हो जाते हैं। इंडिया में जो है लक्षद्वीप जो आइलैंड है, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ योर कोरल रीफ्स, ठीक है। तो कोरल पॉलिप जो होता है, इट्स अ मरीन एनिमल, इट बिकॉज इट कैन नॉट डू इट्स फोटोसिंथेसिस। और ये ज़्यादा आपके जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं, बिकॉज कोरल रीफ्स को ग्रो करने के लिए एक सब्सटेंशियल टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर कम टेम्परेचर इनको देंगे तो वो मर जाते हैं, दे कैन नॉट सर्वाइव। तो दे नीड अ गुड अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो जूजेंथली क्या है, ये फोटोसिंथेटिक जो है इसके अंदर कैपेबिलिटीज होती हैं,
ऑटोट्रोफ होता है, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या होता है, दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है बिटवीन योर कोरल पोलिप, एंड योर जूजेंथली, दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब कोरल्स को ग्रो करने के लिए, पोलिप्स को ग्रो करने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि टेम्परेचर जो है अच्छा खासा होना चाहिए। तो टेम्परेचर जो है इट शुड बी अराउंड 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी आपका कहाँ मिलेगा ये टेम्परेचर, ये टेम्परेचर आपका ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ही मिलेगा। अब ये टेम्परेचर आपका पोलर टेम्परेट रीजन में तो नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली वहाँ पे पोलिप जो है सर्वाइव नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली कुछ स्टडीज से पता चला है कि टेम्परेट रीजन में भी कहीं कहीं जो है कोरल जो है वो ग्रो कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा जहाँ पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है, या फिर थोड़ा सा डीप डाउन जाके जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है एज कम्पेयर टू सरफेस, तो वहाँ पे भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत ही कम है। 99% ऑफ टाइम्स जो है वो आपका ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ही होता है। शैलो वाटर चाहिए इनके लिए, तो बहुत ज़्यादा डीप वाटर में वो सर्वाइव नहीं कर सकते। शैलो वाटर का मतलब ये है कि आपका जनरली कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया में ही आपको मिलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया में, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप और अबिसल प्लेन में वहाँ पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि होता क्या है, कॉन्टिनेंटल स्लोप में काफ़ी ज़्यादा सनलाइट होती है, फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली हो सकती है। डीप ओशन में जो है सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। सो दैट इज़ वाई वो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया में मिलता है। क्लियर और सोल्ट वाटर चाहिए इनको, फ्रेश वाटर नहीं चाहिए। They need salt water, but that water should be clear. It should be free of sediments. It should be free of pollutants. ठीक है, तो सेडिमेंट फ्री वाटर होना चाहिए। तो सेडिमेंट फ्री होने का मतलब ये है कि जैसे जो रिवर्स होती हैं, रिवर्स जैसे गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा जहाँ पे बनता है, या गोदावरी कृष्णा का डेल्टा जहाँ पे मिलता है, अब ये रिवर्स क्या करती हैं, दे ब्रिंग लोड ऑफ सेडिमेंट्स, ठीक है, लोड ऑफ सेडिमेंट। तो जनरली जो डेल्टा एरिया में जो है आपको रीफ देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि डेल्टा रीजन में जो वाटर होता है वो मडी होता है, इट इज़ वेरी मडी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं। तो यहाँ से आप इसको कंक्लूजन निकाल सकते हो। अबंडेंट प्लैंकटन हो चाहिए। प्लैंकटन के बारे में ऑलरेडी पिछली वीडियोस में मैं बात कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया था प्लैंकटन के बारे में। प्लैंकटन्स होने चाहिए, क्योंकि प्लैंकटन होगा तो प्रॉपरली फोटोसिंथेसिस भी हो सकता है, प्रॉपरली वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो प्लैंकटन्स होने चाहिए, और पोल्यूशन नहीं होना चाहिए भैया वहाँ पे, ठीक है। इट शुड बी फ्री ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, थोड़ा बहुत पोल्यूशन हो सकता है, लेकिन एक लेवल से ज़्यादा नहीं, अदरवाइज दे विल डाई। न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ यूर कोरल। तो ये कंडीशन होंगी तो भैया कोरल जो है वो सर्वाइव कर सकता है, अदरवाइज सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है। और जैसे अगर मैं वर्ल्ड ओवर अगर मैं बात करूं, जैसे नॉर्थ अमेरिका में जो वेस्टर्न कोस्ट है, या फिर आपका अफ्रीकन कोस्ट है, या फिर आपका जो है वो यहाँ पे साउथ अमेरिकन वेस्टर्न कोस्ट है, या ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न कोस्ट है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके चलते हैं कोल्ड करंट्स, यहाँ पे आपके चलते हैं कोल्ड करंट। जैसे यहाँ पे कैलिफोर्निया करंट है, ठीक है, यहाँ पे आपका पेरुवियन हम्बोल्ट करंट है, यहाँ पे आपका कैनरी करंट है, यहाँ पे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट है। तो ये जो कोल्ड करंट की वजह से जो है, ये जो वेस्टर्न कोस्ट होती हैं कॉन्टिनेंट्स की, यहाँ पे कंडीशंस आर कोल्ड, सो टेम्परेचर इज जनरली बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे तो कोरल सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इससे मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि वेस्टर्न कोस्ट जो होती हैं कॉन्टिनेंट्स की, यहां पे वी डू नॉट फाइंड मच कोरल रीफ्स। जनरली जो ईस्टर्न साइड होती हैं, यहां पे आपको कोरल देखने को मिलते हैं। ईस्टर्न साइड जो होती हैं, यहां पे आपको कोरल देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहां पे जो है वार्म ओशन करंट चलते हैं, वार्म। तो ये क्या करते हैं, वार्म ओशन करंट जो है, ओशन टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री के आसपास रखते हैं, तो कोरल्स भी यहाँ पे ग्रो करते हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल कंक्लूजन, एग्जाम में आ जाए। तो लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मेशन एंड द टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। टाइप्स ऑफ कोरल रीफ, इसको मैं पहले जो है एक ब्लैंक स्लाइड पे आपको बताऊंगा, देन वी कैन सी सम पिक्चर्स ऑल्सो, ठीक है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए, सपोज ये कोई हमारा आइलैंड है, ये हमारा कोई आइलैंड है, ठीक है, ये सपोज हमारा कोई आइलैंड है, ठीक है। यहाँ पे ये इधर वाटर है, ये है कोई, ये वाटर बॉडी है, और ये हमारा आइलैंड है। नाउ व्हाट हैपन्स, ठीक है, जैसे तो ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो, दिस इज योर शैलो वाटर, राइट। अब यहाँ डीप में तो नहीं जाएगा कोरल, यहाँ तो ग्रो नहीं करेगा, वो तो शैलो वाटर में ही ग्रो करता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया में ही ग्रो करता है,
ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका कोरल जो है वो ग्रो करता है, बिकॉज यहाँ पे सनलाइट अबंडेंट होती है, सनलाइट अबंडेंट होती है। सनलाइट होगा तो जूजेंथली की ग्रोथ होगी, जूजेंथली होगा तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, इसको भरपूर खाना मिलेगा। तो कोरल को जब भरपूर खाना मिलेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे वो ग्रो करता है। ठीक है, सो दिस इज द एरिया वेयर कोरल रीफ्स आर फाउंड। दे कैन नॉट बी फाउंड इन डीप वाटर्स। ऑलरेडी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो ये इसको बोलते हैं फ्रिंज। फ्रिंज का मतलब होता है जो मार्जिन एरिया होता है, जो मार्जिन एरिया होता है। जैसे आपकी जो आंसर शीट होती है, आंसर शीट की साइड में जो है ये फ्रिंज एरिया होता है आपकी आंसर शीट का, जो कॉर्नर एरिया होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये जो है आइलैंड्स के फ्रिंज एरिया में है, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फ्रिंजिंग रीफ। तो लेट्स सी द पिक्चर वंस। देखिए, ये आपका वोल्केनिक आइलैंड है, कोई भी आइलैंड है, तो यहाँ पे जो बनता है ये हो गया आपका फ्रिंजिंग रीफ। दिस इज योर फ्रिंजिंग रीफ। और ये दूर से देखने में ऐसा लगता है। तो जैसे हमारा ये कोई आइलैंड है, सपोज ये कोई आइलैंड है, ठीक है, तो आइलैंड के बिल्कुल ऐसे कॉर्नर्स में आपको फ्रिंजिंग रीफ देखने को मिलते हैं। दे आर कॉल्ड फ्रिंजिंग रीफ। व्हाई दे आर कॉल्ड फ्रिंजिंग रीफ? बिकॉज दे ग्रो ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द आइलैंड। दिस इज योर फ्रिंजिंग रीफ। ठीक है, फ्रिंजिंग रीफ। देखिए, जैसे ये कोई आइलैंड है हमारा यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको जो है फ्रिंजिंग रीफ देखने को मिलते हैं इसके कोस्ट के साथ साथ में। दे आर पैरेलल टू द कोस्ट, दे आर पैरेलल टू द कोस्ट। ठीक है, सो दैट इज आवर फ्रिंजिंग रीफ। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मिलेगा वो तो हमें ऑलरेडी पता ही है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस तो वहीं पे होगा। ठीक है, अगर लोकेशन की बात करूँ मैं इंडिया में, तो कहाँ मिलता है आपका? गल्फ ऑफ मन्नार में मिलता है, गल्फ ऑफ कच्छ में मिलता है, अंडमान निकोबार की कोस्टल रीजन में मिलता है आपका फ्रिंजिंग रीफ। ठीक है, अब बात करते हैं बैरियर रीफ की। वहीं से मैं तो दोबारा यहीं पे जाऊंगा, बैरियर रीफ की बात करते हैं। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे एक कंडीशन आपको सोचनी पड़ेगी। कंडीशन ये है कि सपोज देर वर ऑलरेडी अ फ्रिंजिंग रीफ, नाउ व्हाट हैपन्स, ड्यू टू सम रीजंस सी लेवल जो है वो राइज हो गया, सी लेवल जो है वो राइज हो गया ड्यू टू सम रीजंस, और मे बी ड्यू टू सम टेक्टोनिक एक्टिविटीज। ये आपकी जो आइलैंड है इसकी जो है ये भी जो है सबसाइड कर सकता है। तो इसमें रीजन कुछ भी हो सकता है, या तो सी लेवल राइज हो गया या फिर आपका आइलैंड जो है वो सबसाइड हो गया। नाउ व्हाट विल हैपन, वाटर लेवल जो है वो राइज हो गया, वाटर लेवल जो है वो हो गया राइज। तो पहले हमारा जो फ्रिंजिंग रीफ है वो यहां तक था, ए पॉइंट तक था। अब क्योंकि सी लेवल राइज हो गया तो डेफिनेटली जो हमारा कोरल होगा, जो हमारा जूजेंथली होगा, इट विल फाइट फॉर द सनलाइट। क्योंकि अभी ये पहले एकदम बिल्कुल फ्रिंज के ऊपर था, अभी वाटर लेवल राइज हो गया है, तो इट विल ट्राई टू गो टुवर्ड्स द सन टू गेट द सनलाइट, है ना। तो ये वर्टिकली ग्रो करेगा, ये वर्टिकली ग्रो करेगा। तो जब ये वर्टिकली ग्रो करना स्टार्ट करता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये कॉर्नर से ग्रो करना स्टार्ट करता है ऐसे। इट विल स्टार्ट ग्रोइंग फ्रॉम द आउटर पार्ट ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग corals. Now because why it is going vertically? Because it needs sunlight, it needs sunlight. तो sunlight के पीछे पीछे जो है हमारे कोरल वर्टिकली ग्रो करेंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? वर्टिकली ग्रो करेंगे। तो बस अब अगर सपोज यहां से कोई शिप आ रहा है, सपोज यहां से कोई शिप आ रहा है, तो अगर ये शिप इस साइड में आएगा तो नाउ दिस कोरल विल एक्ट लाइक अ बैरियर फॉर दिस, it will act like a barrier for this. So that is why these kind of reefs are called barrier reef, because they are acting like a barrier to the incoming ships. और ये बीच में क्या है, यहां पे इनके बीच में जो है, let me just correct this first. Let me correct this फर्स्ट। ठीक है, यहां पे क्या है, दिस इज योर वाटर बॉडी, है ना, दिस इज योर बॉडी। तो देयर वुड बी अ वेरी स्मॉल गैप बिटवीन द रीफ एंड द कोस्ट। तो यहां पे देयर इट विल लुक लाइक अ लेक, और जिसे हम बोलते हैं लगून,
इट इज कॉल्ड लगून। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने आपको लगून बताया था। लगून इज नथिंग बट द स्ट्रेच ऑफ ओशियन वाटर। तो ये भी ओशियन वाटर ही तो है ना, एंड इट इज पार्ट ऑफ यूर ओशियन इटसेल्फ। वो तो बीच में बैरियर रीफ आ गया है। तो यहां पे भी वो कैसा मिलेगा, अभी हम लोगों ने किया था थोड़ी देर पहले, यहां पे भी आपको सलाइन वाटर मिलेगा, है ना, सोल्टी, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ ओशियन इटसेल्फ। तो ये है आपका बैरियर रीफ। तो इनिशियली देयर वाज फ्रिंजिंग रीफ। सी लेवल जब राइज होता है तो फ्रिंजिंग रीफ जो है वर्टिकली ग्रो करता है एंड इट टर्न्स इनटू बैरियर रीफ। दिस काइंड ऑफ रीफ कॉल्ड बैरियर रीफ। तो बैरियर रीफ देखो आप, डेफिनेटली बैरियर रीफ तो ऑफशोर मिलेगा। इट वुड बी लिटिल बिट अवे देन द कोस्ट, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑफ शोर। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ही मिलेगा। इट विल पैरेलल टू द कोस्ट लाइन। सपोज दिस वाज आवर ओशन एंड यू विल फाइंड बैरियर रीफ्स लाइक दिस। और ये बीच में क्या मिलेगा आपको, यहां पे मिलेगा आपको लगून्स। ये हैं आपके बैरियर रीफ्स, ठीक है। तो लगून इज लोकेटेड बिटवीन द कोस्ट लाइन एंड द बैरियर रीफ। इंडिया में देखो वहीं पे आपका मिलेगा, अंडमान निकोबार वगैरह में मिलेगा। वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा जो बैरियर रीफ है वो मिलता है आपको ऑस्ट्रेलिया में, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। यहां पे आपको देखने को मिलता है, दिस इज योर ग्रेट बैरियर रीफ। ये देखो पैरेलल है ना, दिस इज पैरेलल टू द कोस्ट लाइन। दिस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैरियर रीफ, अराउंड 2400 किलोमीटर के अराउंड है ये। इट्स अ ह्यूज, ठीक है, बैरियर रीफ। अब बैरियर रीफ के बाद में आपको जो थर्ड रीफ बनता है वो आपका बनता है, देखिए मैं इसी में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इसमें ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। आई होप नाउ यू गेट द आइडिया ऑफ लगून एंड बैरियर ऑल्सो, ठीक है। अब ये प्रोसेस बैरियर पे जाके रुकेगी नहीं, दिस प्रोसेस विल स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है। इट विल स्टिल गो ऑन इन द वे, देखिए कैसे, it will still go on in the way. अब sea level is still rising or subsidence of this island is still going on। तो दोनों ही केस हो सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे आपका सी लेवल जो है वो राइज करेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा ये जो सी लेवल है आपका जो है आइलैंड से को पार कर जाता है। दिस विल गेट लाइक दिस, ईदर योर आइलैंड विल सबसाइड कंप्लीटली अंडर द वाटर और योर सी लेवल विल राइज इन सच अ वे दैट इट विल ड्राउन द और इट विल गो अप टू द आइलैंड। तो दोनों ही केस हो सकते हैं। हमें सिर्फ ये कंडीशन करनी है कि हमारा जो आइलैंड है अभी वो पानी के लेवल से नीचे है। तो जब वाटर इसके नीचे चला जाएगा तो क्या होगा भैया, ये तो फाइट करेगा ना, हमारा कोरल तो ग्रो करेगा वर्टिकली, इट विल स्टार्ट ग्रोइंग एंड इट विल ग्रो लाइक दिस। ये तो वर्टिकली ग्रो करेगा बिकॉज इट इज फाइटिंग फॉर द सनलाइट। तो वंस इट विल रीच अप टू द सी लेवल, यहां तक जाके जो है वो ग्रो करेगा। अब जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो आपको कैसा लगेगा, आप जब इसको ऊपर से देखोगे तो आपको ये कुछ कुछ इस तरह से नजर आएगा। देखो कैसे, इट विल लुक लाइक दिस, ऐसे तरह से, इस तरह से कुछ आपको दिखाई देगा। क्योंकि बीच में जो आइलैंड था ये तो सबमर्ज हो गया, बीच का आइलैंड तो सबमर्ज हो गया कंप्लीटली। तो ये आपको जो है इस तरह से देखने को मिलता है। तो सेकंड वाले स्टेज में जो बैरियर रीफ थे, नाउ दे आर ग्रोइंग वर्टिकली मोर एंड वंस दे विल रीच अप टू द सी लेवल, और हमारा आइलैंड जो है वो पूरा सब साइड हो गया है। तो ऊपर से देखने को ये आपको ऐसा लगेगा। इसको हम लोग बोलते हैं अटोल्स। तो दीज आर एक्चुअली 3 स्टेजेस। एक होती है हमारी फ्रिंजिंग रीफ, सेकंड स्टेज होती है हमारी बैरियर रीफ, थर्ड स्टेज होती है हमारी अटोल्स। गेटिंग दिस पॉइंट? तो देखिए अटोल, ये रहा आपका अटोल, ठीक है। बीच में यहां पे जो है कोई आइलैंड था, नाउ दैट आइलैंड इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड अंडर द वाटर। और ये साइड में आपको क्या नजर आ रहा है, दिस इज योर अटोल, ठीक है। तो ये रफली सर्कुलर होता है, कंप्लीट सर्कल नहीं होता है, थोड़ा रफली सर्कुलर होता है, ठीक है। और इसके बीच में क्या बनता है, बीच में एक लेक टाइप का बनेगा ना, दिस इज ऑल्सो लगून। ये वही तो लगून है जो पहले था, सेम लगून इज दैट, ठीक है।
तो इट इज़ मोर कॉमन इन पैसिफिक, ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी पड़ेगी, देन द अदर ओशियन, पैसिफिक में ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, क्योंकि पैसिफिक में जो है वोल्केनिक इरप्शन ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे वोल्केनिक आइलैंड्स ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, तो इसीलिए पैसिफिक में ये ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पैसिफिक में मिलता है आपका रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर में क्या होता है, ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज़्यादा आपको आइलैंड्स पाए जाते हैं, सो दैट थिंग इज देयर, ठीक है। इंडिया में लक्षद्वीप आइलैंड्स आर योर अटोल्स, अंडमान निकोबार में नहीं है, लक्षद्वीप में है, तो यू नीड टू रिमेंबर दैट फैक्ट, ठीक है। उसके अलावा जैसे मालदीव, चागोज आइलैंड, सीचेल्स जो है, ये दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ योर अटोल्स, ठीक है। अब अटोल जो देखो थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, जब ये अटोल ग्रो करने लगते हैं तो धीरे धीरे बिकॉज ऑफ द सेडिमेंट्स एंड ऑल दैट, ये जो लगून होता है बीच में, ये लगून भी फिलअप हो जाता है, ठीक है। तो लगून धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है और यहाँ पे आपको एक लैंड देखने को मिलता है, सो नाउ इट बिकम अ कोरल आइलैंड। तो यू कैन ऑल्सो डू सेटलमेंट हेयर, यहाँ पे आप घर वर बना सकते हो, फैक्ट्री लगा सकते हो, जो भी आपको करना है कर सकते हो, जैसे सेचल्स में है, मालदीव्स में है, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर coral islands just like this, there are lot of atolls, ठीक है। तो देखिए ये है आपकी पूरी प्रोसेस, तो लेट मी शो यू दिस पिक्चर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज वोल्केनिक आइलैंड और एनी आइलैंड, देन देयर वर फ्रिंजिंग रीफ्स जो इसके बिल्कुल कॉर्नर में थे। तो जैसे जैसे सी लेवल राइज होता है तो ये रीफ जो है वो ग्रो करने लगते हैं और यहाँ पे छोटा सा लगून आपको देखने को मिलता है। तो बैरियर रीफ लुक्स लाइक दिस, यहाँ पे बीच में आइलैंड है और कोस्ट के पैरेलल में ऐसे रीफ हैं। और थर्ड में क्या है, नाउ दिस आइलैंड इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड अंडर द वाटर, तो ये इस तरह से ग्रो करते हैं, ठीक है। तो लगून थोड़ा इस तरह से नजर आता है। तो ये हमारी 3 स्टेज होती हैं ऑफ यूर कोरल रीफ। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ यूर कोरल रीफ्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अब कोरल की इंपॉर्टेंस क्या है, डेफिनेटली कोरल की इंपॉर्टेंस तो आप पढ़ ही लोगे, ठीक है। हेल्थ जितने ज़्यादा अगर किसी ओशन के अंदर कोरल रीफ होंगे तो ये शो करता है कि वहाँ पे मरीन इकोलॉजी जो है वो बैलेंस है, वहाँ की जो मरीन हेल्थ है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, इट सपोर्ट्स डिफरेंट सोर्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, फिशेस समझ लो, प्लांट लाइफ समझ लो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रेन फॉरेस्ट ऑफ द मरीन इकोसिस्टम, रेन फॉरेस्ट ऑफ द मरीन इकोसिस्टम। टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, लोग वहाँ पे स्कूबा डाइविंग वगैरह करने जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी हैं उनको इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इंडिया में कोरल रीफ का क्या सिचुएशन है भैया, 75 किलोमीटर इंडिया में कोस्ट लाइन है, तो काफ़ी ज़्यादा एरिया में इंडिया में जो है कोरल रीफ पाए जाते हैं। पाक बे जो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है, गल्फ ऑफ मन्नार इज ऑल्सो देयर, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, ऑल दैट, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, कोरल रीफ। लेकिन अटोल्स कहाँ देखने को मिलते हैं आपको, कोरल आइलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप, ठीक है। अमंग ऑल ऑफ दीज रीफ्स लक्षद्वीप रीफ इज एग्जाम्पल ऑफ अटोल्स, ठीक है। बहुत सारे अटोल वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड में एंड ऑल दैट आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना। होप आइलैंड जो है वहाँ पे आप IUCN ने जो है इसको एक हॉटस्पॉट में रखा है, यानी कि इसकी हमें प्रोटेक्शन करने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एक चीज़ होती है देखो कोरल ब्लीचिंग, जब मैंने बात किया था कोरल का तो यहाँ पे एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था किसके बीच में, कोरल प्लस जू प्लैंक्टन्स। जू प्लैंक्टन मतलब जूजेंथली जो था हमारा, सॉरी जूजेंथली, ठीक है, जूजेंथली, ठीक है। तो इट वाज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन zooxanthellae and your coral polyps अब zooxanthellae is full of colors and there is a very hard shell of calcium carbonate around the coral। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का कलर होता है ये होता है वाइट। अब इस वाइट स्केलेटन के ऊपर वाइट जो शेल होता है इसके ऊपर सेटल कौन होते हैं, हमारे जूजेंथली। एक्चुअली जूजेंथली ही इनको कलर प्रोवाइड कराते हैं, एक्चुअल में दे आर वाइट। Zooxanthellae provides them food, zooxanthellae provides them color. Suppose there are conditions which are not good for the zooxanthellae, तो zooxanthellae will die। तो when zooxanthellae die तो coral polyp will also die because they are in symbiotic relationship। तो जब zooxanthellae मर जाएगा तो coral polyp को फूड कौन देगा, तो they will also die। तो जब ये मरने लगते हैं ड्यू टू एडवर्स कंडीशंस तो उनका कलर जो है बिल्कुल वाइट हो जाता है। तो दैट वाइटनिंग ऑफ कोरल्स इज कॉल्ड कोरल ब्लीचिंग। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो।
तो when corals are flourishing, when they are blooming, they are full of colors, different colors. But when zooxanthellae die, polyps die, their color becomes white. So that whitening of your coral is called your coral bleaching. तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में तो ऐसा ही होता है, जब उनमें से कोई एक पार्टनर जो है वो उनकी डेथ हो जाती है तो दूसरा ऑटोमेटिकली मर जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो कोरल ब्लीचिंग। अब कोरल ब्लीचिंग का रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? देखो, जो रीजन हमारी ग्रोथ वाले थे ना, उनके अपोजिट सारे के सारे रीजन हमारे कोरल ब्लीचिंग वाले होते हैं। ठीक है, जैसे टेम्परेचर वहां पे कितना चाहिए था, अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ सपोज टेम्परेचर इज 15 डिग्री और 20 डिग्री, तो डेफिनेटली कोरल्स विल डाई। तो अगर टेम्परेचर रिड्यूस हो जाए, टेम्परेचर अगर रिड्यूस हो जाता है तो उसकी वजह से, ठीक है, या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उसकी वजह से भी कोरल ब्लीचिंग हो सकती है। तो दोनों केस में कोरल ब्लीचिंग होती है। तो क्लाइमेट वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर योर कोरल ब्लीचिंग। या तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, दोनों केस में देखो यहाँ पे इंक्लूड होता है। ठीक है, ओशन एसिडिफिकेशन, हम लोगों को पहले से ही पता है कि ओशन जो है दे आर अ बिग कार्बन सिंक, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो ऑब्जॉर्व करते हैं, जो हमारे वहाँ पे प्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, राइट। तो जो ये जो CO2 डिजोल्व होती है हमारे ओशन वाटर के अंदर, इससे ओशन वाटर जो है वो एसिडिक हो जाता है। अब जितना ज़्यादा CO2 होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी एसिडिसिटी होगी। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, बिकॉज नाउ वी आर रिलीजिंग मोर CO2 इन एटमॉस्फेयर, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एसिडिसिटी ऑफ ओशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाय डे, बिकॉज देर इज मोर डिजोल्व CO2। अब एसिडिसिटी जब बढ़ जाएगी तो हमारे कोरल पोलिप के लिए बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, मरीन पोल्यूशन, आपको मैंने पहले ही बताया था, क्लियर वाटर चाहिए। यूज ऑफ एक्सप्लोजिव्स, माइनिंग वगैरह करते हैं हम लोग तो उसके लिए। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीट होने से क्या होगा, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो हमारे जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, हमारे जो ज़ूज़ैंथली होते हैं, उनको मार देते हैं। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट रेज आर वेरी 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 मच हार्मफुल फॉर आवर कोरल्स। ठीक है, अलगल ब्लूम, ऑलरेडी आपको मैं करवा चुका हूँ अलगल ब्लूम के बारे में। ठीक है, सेडिमेंटेशन, देखिए उनके लिए क्लियर वाटर चाहिए, सेडिमेंट्स नहीं चाहिए। तो मैं इससे कह सकता हूँ कि बे ऑफ बंगाल में जहाँ पे आपके डेल्टाज मिलते हैं, बे ऑफ बंगाल में जहाँ पे गोदावरी कृष्णा का डेल्टा मिलता है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा मिलता है, महानदी का डेल्टा मिलता है, वहाँ पे कोरल्स नहीं पाए जाते। वाई? बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ सेडिमेंट्स। लेकिन कोरल्स को ग्रो करने के लिए जो है क्लियर वाटर चाहिए, क्लियर वाटर चाहिए। ठीक है, तो और किसी तरह का अगर डिसीज, जैसे कोई वायरस हो गया, कोई डिसीज हो गया, तो उसकी वजह से भी कोरल जो है दे ऑल्सो डाई। ठीक है, तो कौन कौन से थ्रेट हैं, देखो पहले ही हम लोग क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है, चेंज इन प्रेसिपिटेशन। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारा मानसून का जो साइकिल है, प्रेसिपिटेशन का जो साइकिल है, वो भी चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से भी जो है नुकसान होता है। मरीन पोल्यूशन ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, जैसे ऑयल स्पिल होता है ना, ऑयल स्पिल, शिप्स वगैरह से लीक हो जाता है ऑयल, बहुत ज़्यादा वो डैमेज करता है कोरल रीफ्स वगैरह को। ओवर फिशिंग हम लोग करते हैं, उसकी वजह से कोरल माइनिंग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सेडिमेंटेशन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मैनेज, अगर पुअरली मैनेज करते हैं हम लोग टूरिज्म को, टूरिस्ट जो लोग होते हैं वहाँ पे कचरा फैलाते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है नुकसान होता है, तो उसको प्रॉपरली मैनेज करना आना चाहिए। देर इज़ अ अनदर टाइप ऑफ कोरल विच इज़ कॉल्ड स्नोफ्लेक कोरल। स्नोफ्लेक कोरल, आप यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हो। इसको एक्चुअली कुछ रिसेंटली टाइम पे ही डिस्कवर किया गया है। कोरल जो ये स्नोफ्लेक कोरल होता है ना, ये इन्वेजिव स्पीसीज होता है, इन्वेजिव स्पीसीज। और जो लोकल एरिया में जो स्पीसीज होते हैं, जो कोरल स्पीसीज होते हैं, ये उनको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो स्नोफ्लेक कोरल जो है, इसको जो है एक ये नाम भी है। ठीक है, कैरिजोरेजी, दिस इज ऑल्सो अनदर नेम ऑफ स्नोफ्लेक कोरल्स। इंडिया में भी जो है तिरुवंतपुरम और कन्याकुमारी वाले रीजन में स्नोफ्लेक कोरल्स देखने को मिले हैं। दे आर इन्वेजिव स्पीसीज एंड दे आर वेरी डेंजरस फॉर द लोकल कोरल पॉपुलेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, 2001 में जो है हवाई में माउ ब्लैक कोरल रीजन है, वहाँ पे सर्वे किया गया था, वहाँ से फाइंड आउट हुआ कि इस तरह के वहाँ पे जो है स्नोफ्लेक कोरल्स पाए जाते हैं, जो कोरल को नुकसान पहुंचाते हैं, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस करते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो नेटिव स्पीसीज होते हैं, वहाँ के जो इंडिजिनस नेटिव स्पीसीज होते हैं, उनको नुकसान पहुंचाता है, उनको
मार देता है। ठीक है, अब कोरल्स को जो है सेव करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कुछ जो है तरीके यूज़ करता है। ठीक है, जैसे बायोरोक टेक्नोलॉजी, बायोरोक टेक्नोलॉजी जो है अभी हम लोग ने गुजरात में यूज़ कर रहे हैं, बायोरोक टेक्नोलॉजी गुजरात में यूज़ कर रहे हैं। इसमें होता क्या है, इसमें इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मेटल केजेस होते हैं, मेटल केज होते हैं। ठीक है, मेटल के केज, और इसके अंदर हम लोग जो है एनोड और कैथोड के थ्रू कुछ करंट प्रोवाइड कराते हैं। तो जब हम बिल्कुल हल्का सा इलेक्ट्रिकल लो वोल्टेज करंट यहाँ पे देते हैं, तो ये क्या करता है, ये क्या करते हैं, जो कैल्शियम पाई जाती है हमारे ओशन वाटर के अंदर, उसको कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करते हैं। मतलब ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियली जो है कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पे जूजेंथली भी ग्रो करते हैं। अब जूजेंथली को थोड़ी पता है कि नीचे पोलिप है, उसको तो क्या, उसको तो कैल्शियम कार्बोनेट के कवर से मतलब है, उसको शेल्टर मिल जाएगा। तो एक्चुअली हम उनको जूजेंथली को आर्टिफिशियली शेल्टर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वी आर आर्टिफिशियली कन्वर्टिंग और वी आर आर्टिफिशियली क्रिएटिंग कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, लाइमस्टोन, ठीक है, उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। सो दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड बायोरोक टेक्नोलॉजी, बायोरोक टेक्नोलॉजी। ठीक है, गुजरात कोस्ट पे अभी इसका हम लोग रिसेंटली हम लोगों ने इसका यूज़ किया है। ठीक है, बायोरोक टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, ज़्यादा डिटेल मैंने दिया हुआ है, हालांकि इतनी डिटेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आप थोड़ा सा फिर भी पढ़ना है तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा कुछ एमसीक्यूज हम लोगों ने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 एमसीक्यूज हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, जो क्लास में पढ़ाया है उसमें से ही रिलेटेड है, कोई बाहर से नहीं दिए गए हैं, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा आप अपनी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज का यूज़ करोगे और थोड़ा सा क्लास को अगर आपने ध्यान से देखा है तो आप उनको ईजिली हैंडल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये कि यहाँ पे थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। कोरल रीफ जो है वो आपके कोरल रीफ जो है दे आर कोल्ड रेन फॉरेस्ट ऑफ द मरीन इकोसिस्टम। ठीक है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो कोरल आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया में मिलता है। तो अराउंड वर्ल्ड का जो है 0.01% जो है ओशन सरफेस का, ये जो है ओशन जो एरिया है हमारा, उसको कवर करता है 0.01%। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर द डे। ठीक है, आपका चैप्टर 4 जो है यहाँ पे कवर होता है, आपका चैप्टर 4 यहाँ पे कवर होता है पूरे का पूरा। Now we will start with chapter 5. We will start with chapter 5. If you have any doubts, if you have any issues, you can always ask your questions in the comment section. ठीक है, आपको सजेशन देना चाहते हो तब सजेशन भी दे सकते हो, आपके सजेशंस को हम लोग फॉलो करेंगे डेफिनेटली। कोई आपको डाउट हो किसी क्वेश्चन में, किसी टॉपिक में, तो आप वो भी पूछ सकते हो। किसी तरह की गाइडेंस की आपको रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ के रिगार्डिंग, वो भी आप हमसे ले सकते हो। ठीक है, सो वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। इसके अलावा हम लोगों का साइंस एंड टेक, इकोनॉमी और पॉलिटी, ये सेशन भी चल रहे हैं। सो ऑल ऑफ यू नीड टू अटेंड दो सेशंस ऑल्सो। देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लाखों की फीस देके किसी और प्लेटफॉर्म पे अगर पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आपको सेम चीज़ कराई जाएंगी, शायद ऐसी भी नहीं कराई जाएंगी, बिकॉज एक बार उनके जेब में पैसा आ जाता है तो फिर आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, कोई क्वालिटी पे फोकस नहीं करता है। हम वही सेम चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो यू नीड टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। तब तक के लिए आप जो है पढ़िए लिखिए। थैंक यू वेरी मच। हम फिर चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे यहाँ से आगे। ओके, थैंक यू।